सलाम नमस्ते। आज का अनजिप रिकैप 2022 की फिल्म द वीकेंड अवे के बारे में है। फिल्म की शुरुआत बेथ से होती है जो सप्ताहांत में अपनी सबसे अच्छी दोस्त केट से मिलने के लिए क्रोएशिया पहुंचती है और वह अपने दोस्त द्वारा व्यवस्थित की गई टैक्सी में बैठती है। अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने के बाद बेथ मिलनसार टैक्सी ड्राइवर ज़ेन से मिलती है। ज़ेन बेथ को अपने प्रवास के दौरान किसी भी मदद की आवश्यकता होने पर उदारतापूर्वक अपनी संपर्क जानकारी प्रदान करता है। केट ने किराए के अपार्टमेंट में बेथ का गर्मजोशी से स्वागत किया और बेथ ने छुट्टियों को प्रायोजित करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। केट ने खुलासा किया कि वह अभी भी अपने पूर्व पति जे की जानकारी के बिना हर चीज का भुगतान करने के लिए उसके क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रही है। फिर बेथ केट को कुछ ढीले मोतियों वाला काला हार उपहार में देती है जिसे केट उत्साह से पहनती है। शाम को तैयार होते समय बेथ लंदन में रहने वाले अपने पति और अपने बच्चे को वीडियो कॉल करती है। उसके तुरंत बाद केट और बेथ रात का खाना खाने के लिए बाहर चले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात उनके अजीब मकान मालिक सेबेस्टियन से होती है जो एक फिल्म संगीतकार है। जब केट ने बेथ से उसकी शादी के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वे एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और 1 साल से एक साथ नहीं सोए हैं। अगर बेथ नाखुश है तो केट तलाक लेने का सुझाव देती है, लेकिन बेथ का मानना है कि अभी यह निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। कुछ क्षण बाद केट की फोन पर किसी से बहस हो जाती है। उस पल में वेटर ने उन्हें सूचित किया कि उनका क्रेडिट कार्ड अस्वीकार कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि जय ने आखिरकार अपनी योजना का पता लगा लिया है। अब बेथ बिल को विभाजित करने की पेशकश करती है, लेकिन केट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती। इसके बाद वे ज़ेन की टैक्सी में एक क्लब की ओर जाते हैं। रास्ते में ज़ेन बेथ के साथ बातचीत करता है और बताता है कि वह सीरिया से है और अपनी युद्धग्रस्त मातृभूमि से भाग गया है। कुछ ही समय बाद लड़कियां एक क्लब में प्रवेश करती हैं और 2 आकर्षक पुरुषों के साथ बैठती हैं। केट ने अपने दोस्त से उनके साथ सोने का आग्रह किया, लेकिन बेथ ने इनकार कर दिया क्योंकि वह शादीशुदा है। अब 2 आदमी लड़कियों को कुछ पे पेश करते हैं और आखिरी बात जो बेथ को याद आती है वह है केट ने उन लोगों को अपने अपार्टमेंट में वापस आमंत्रित किया। अगली सुबह बेथ भयानक हैंगओवर और पिछली रात की धुंधली याद के साथ जागती है। हालांकि केट अपार्टमेंट में नहीं है और वह अपने फोन का जवाब नहीं दे रही है। इसके अलावा बेथ तब भयभीत हो जाती है जब वह टूटे हुए शीशे और फर्श पर खून को देखती है। फिर बेथ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। हालांकि प्रभारी अधिकारी पाविक ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया और बेथ से 24 घंटे तक इंतजार करने का अनुरोध किया। कोई अन्य विकल्प न होने पर बेथ ज़ेन को बुलाती है और स्थिति बताती है। फिर दोनों पिछली रात से क्लब में लौटते हैं और बारटेंडर से पूछताछ करते हैं। ये पता चला है कि पिछली रात के 2 व्यक्ति एस्कॉर्ट हैं जो अक्सर क्लब में आते हैं और पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं। अगले दिन कुछ जांच के बाद ज़ेन और बेथ एस्कॉर्ट्स के बारे में पता लगाने में कामयाब होते हैं और वे उनके साथ एक बैठक की व्यवस्था करते हैं। कुछ क्षण बाद 2 अनुरक्षक आते हैं, लेकिन जब वे बेथ को देखते हैं तो वे जल्दी से भाग जाते हैं। ज़ेन उनका पीछा करता है और अंततः एक अनुरक्षक को पकड़ लेता है। अंततः उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वे सुबह 3 बजे तक अपने अपार्टमेंट में ही रुके रहे और जब केट का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने उसका सामान छीन लिया और भाग गए। हालांकि एस्कॉर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने उसे नशीला पदार्थ नहीं दिया या उसे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाई। बाद में ज़ेन और बेथ केट का चोरी हुआ बैग और फोन वापस लेने के लिए गिरवी की दुकान पर गए। जब बेथ ने केट के सेल फोन की जांच की तो उसे मिस्ड कॉल मिली, लेकिन वह अपने फोन को अनलॉक करने में असमर्थ थी। बाद में बेथ ने ये जानकारी देने के लिए पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन ज़ेन ने उससे अपना नाम उजागर न करने के लिए कहा क्योंकि उसे निर्वासित किया जा सकता था। इस बार कोवाक नाम की एक महिला अधिकारी बेथ की रिपोर्ट दर्ज करती है और वह पाविक को अपना काम करने में विफल रहने के लिए दंडित करती है। जब बेथ अपने अपार्टमेंट में लौटती है तो वह सेबेस्टियन को अपना सामान इकट्ठा करते हुए देखती है क्योंकि यह चेकआउट का समय हो चुका है और नए किराएदार अपने रास्ते पर हैं। अब सेबेस्टियन उसे अपने घर के भूतल पर एक रियायती कमरा देता है। आधी रात के आसपास सेबेस्टियन द्वारा बजाए जा रहे संगीत की आवाज सुनकर बेथ जाग जाती है। जैसे ही वह ऊपर जाती है, सेबेस्टियन ने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बेथ ने मना कर दिया और कहा कि वह बाहर जाएगी।
बाद में जेन के साथ डिनर के लिए जाते समय रॉब अप्रत्याशित रूप से आता है, अपने बच्चे को एक दाई के पास छोड़कर। कुछ ही क्षण बाद पुलिस के एक कॉल से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है और पता चलता है कि केट समुद्र में मृत पाई गई है। जब वे अपराध स्थल पर जाते हैं तो बेथ अपने सबसे अच्छे दोस्त के शव को पहचानने के बाद डेक से अभिभूत हो जाती है। अगली सुबह रॉब ने केट के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार न करने के लिए खेद व्यक्त किया क्योंकि उसे केट कष्टप्रद लगती थी। वो लंबे समय तक रुकने पर भी विचार करता है, लेकिन बेथ चाहती है कि वह उनकी बेटी की देखभाल के लिए लंदन लौट आए। अगले दृश्य में पाविक बेथ को उठाता है और पुष्टि करता है कि केट की हत्या कर दी गई थी। हालांकि चूंकि केट अपनी मृत्यु से पहले कई लोगों के साथ अंतरंग थी, इसलिए वे निश्चित नहीं हो सकते कि यह सहमति से था या दुर्व्यवहार था। स्टेशन के रास्ते में बेथ अनुरोध करती है कि पाविक उसे अपने दोस्त को आखिरी बार देखने के लिए मुर्दाघर ले जाए। बाद में जब पाविक उसे कुछ गोपनीयता देने के लिए चला गया तो बेथ ने केट का फोन अनलॉक करने के लिए उसके चेहरे पर रख दिया। बाहर जाते समय वो बाथरूम में प्रवेश करती है जहां उसे हैंडीमैन नाम के किसी व्यक्ति की कई कॉलें आती हैं। लेकिन जब वह फोन डायल करती है तो ये रॉब की वॉइसमेल पर चला जाता है और वह टेक्स्ट वार्तालापों को स्क्रॉल करके ये जान लेती है कि केट और उसके पति के बीच अफेयर चल रहा था। बाद में पूछताछ कक्ष में कोवाक ने खुलासा किया कि शव परीक्षण में केट के सिस्टम में केटामाइन और कोकीन का संकेत मिला और बेथ के चेकअप में भी केटामाइन का पता चला, जिसका अर्थ है कि उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया था। बाद में जब पाविक बेथ को उसके घर ले जाता है तो वह उससे कहता है कि जब तक वे पूरी कहानी की पुष्टि नहीं कर लेते तब तक उन्हें उसके पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। उसके बाद वह दोपहर के भोजन के लिए जैन से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है। कहानी सुनने के बाद जैन ने अनुमान लगाया कि केट ने अपने पेय में कुछ मिलाया होगा ताकि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ सोए, जिससे रॉब उसे छोड़ने के लिए प्रेरित हो। जब बेथ अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तो वह रॉब को गुस्से में फोन करके अफेयर के बारे में बताती है। रॉब शुरू में दावे से इनकार करता है, लेकिन कुछ और विवरणों के बाद वह हार जाता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। अब रॉब उससे घर लौटने के लिए विनती करता है, लेकिन बेथ कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पुलिस के पास उसका पासपोर्ट है और अगर उन्हें मामले के बारे में पता चलता है तो उनके पास उस पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सभी सबूत होंगे। अगले दिन बेथ को गिरफ्तार कर लिया गया और जैन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ की गई। पुलिस ने उसे सूचित किया कि जैन एक अल्बानियाई गिरोह का सदस्य है जो मानव तस्करी सहित विभिन्न प्रकार के अवैध अपराधों में लिप्त है। अधिकारियों का मानना है कि जैन ने केट और रॉब के अफेयर के कारण बेथ के आदेश पर उसकी हत्या कर दी। बाद में बेथ का वकील आता है और उसे एक कार्ड देता है जिसमें उसे कुछ भी कहने या करने से पहले उसे कॉल करने का निर्देश दिया जाता है। जब बेथ अपने कमरे में जाती है तो वह जैन को उसका इंतजार करते हुए पाती है, इसलिए वह उस पर पुलिस के आरोपों का सामना करती है। जैन ने खुलासा किया कि उसने एक बार अल्बानियाई गिरोह के सरगना के बेटे की मदद की थी, जिसने बाद में उसे देश से भागने और क्रोएशिया में वीजा दिलाने में मदद की थी। उसके जाने के बाद उसे अपने शीशे में एक छिपा हुआ कैमरा दिखता है और वह इधर उधर ताक झांक करना शुरू कर देती है। हालांकि सेबस्टियन उसे इस प्रक्रिया में रोकता है और जब उसका ध्यान भटकता है तो वह उसकी अंगूठी से एक चाबी चुरा लेती है। जब वो चला जाता है, बेथ सेबस्टियन के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश करती है और हर कमरे में कैमरे देखती है जहां सेबस्टियन छिपे हुए कैमरों के माध्यम से मेहमानों की फुटेज रिकॉर्ड करता है। बेथ को पता चला कि दोनों अनुरक्षक उस रात अपार्टमेंट में आए थे। उन्होंने बेथ को बिस्तर पर लिटा दिया क्योंकि वो अत्यधिक शराब पीने के कारण सो गई थी और फिर उन्होंने केट के साथ कुछ मौज मस्ती की। जब केट नहाने जाती है तो दोनों उसका सामान चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। बेथ फिर देखती है कि केट फिर एक टैक्सी में बैठ जाती है और उनका पीछा करती है। समय बाद केट किसी पर अपना गुस्सा निकालते हुए एक अलग वाहन में घर लौटती है। जब बेथ लाइसेंस प्लेट नंबर लिखती है, सेबस्टियन अचानक घर पर आ जाता है। अब बेथ परिसर से भागने के लिए तुरंत उसके चेहरे पर दरवाजा पटक देती है और उस पर विकृत होने का आरोप लगाती है। सेबस्टियन बताते हैं कि वीडियो सिस्टम सुरक्षा कारणों से है क्योंकि किराए पर लेते समय लोग बुरे काम करते हैं, लेकिन बेथ उस पर विश्वास नहीं करती है। इस बिंदु पर सेबस्टियन अपने फोन से वीडियो हटाना शुरू कर देता है, लेकिन बेथ को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फुटेज की आवश्यकता होती है, इसलिए वे इस पर लड़ते हैं
और सेबेस्टियन गिर जाता है और खुद को घायल कर लेता है। फिर वह उससे चाबियां छीन लेती है और जेन को बुलाते हुए दौड़ती है। फिर जेन उसे टैक्सी स्टेशन तक ले जाता है जहां वे उस ड्राइवर का पता लगाते हैं जिसने केट को उठाया था। लेकिन थोड़ी पूछताछ के बाद ड्राइवर का दावा है कि वह केट को पुलिस स्टेशन ले गया जहां उसने उन पुरुष एस्कॉर्ट्स के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई जिन्होंने उसका सामान चुरा लिया था। बेथ समझ नहीं पा रही है कि जब उसने पहली बार केट के लापता होने की सूचना दी थी तो पुलिस ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तभी पुलिस बेथ को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है और वह देखती है कि अधिकारी पाविक वही कार चला रहा है जिसे उसने फुटेज में केट को छोड़ते हुए देखा था। अंत में बेथ ने निष्कर्ष निकाला कि पाविक ही वह है जिसने केट की हत्या की और वहां से भाग गया। कुछ समय बाद पाविक अंततः बेथ को छत पर पकड़ लेता है। बेथ उस पर अपने सबसे अच्छे दोस्त की हत्या का आरोप लगाती है, लेकिन पाविक का दावा है कि केट एक बोझ थी और फिर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों कुछ देर तक संघर्ष करते हैं और जल्द ही पाविक अपना पैर खो देता है और गिरकर मर जाता है। इस बीच महिला अधिकारी कोवाक ये देख लेती है और बाद में वह बेथ से उस पर विश्वास न करने के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगती है। पुलिस को इस बात के वीडियो सबूत भी मिले हैं कि पाविक ने केट को घर पहुंचाया था। उन्हें एक वीडियो भी मिला जिसमें एक व्यक्ति केट को पानी में धकेलने से पहले वॉकवे पर पीट रहा है। पुलिस ने मान लिया कि शायद केट ने पाविक की बात ठुकरा दी और परिणाम स्वरूप उसने उसकी हत्या कर दी। सभी आरोपों से मुक्त होने के बाद बेथ लंदन में अपने जीवन में वापस चली जाती है। दृश्य कुछ दिनों बाद बदल जाता है जब बेथ रॉब से अलग हो जाती है और वह अपने बच्चे को उसके अपार्टमेंट में छोड़ देती है। हालांकि जब वह रॉब के कोट की जेब से अपनी कार की चाबियां निकालने जाती है तो उसे उस हार से एक मनका मिलता है जो उसने केट को क्रोएशिया में दिया था। उस पल में बेथ को एहसास होता है कि रॉब को वह मनका तभी मिल सकता था जब वह केट से तब मिलता जब वे क्रोएशिया में थे। इसके बाद बेथ टॉयलेट जाने के लिए बहाना बनाती है और जल्दी से कोवाक को कॉल करती है। वह अधिकारी को बताती है कि पाविक ने केट की हत्या नहीं की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह सके रॉब ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। तुरंत बेथ बाहर आती है और उस पर उसके दोस्त की हत्या का आरोप लगाती है, लेकिन रॉब ये दावा करके खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है कि यह एक दुर्घटना थी। रॉब ने बेथ को बताया कि वह क्रोएशिया आया क्योंकि केट ने बेथ को इस संबंध के बारे में बताने की धमकी दी थी। वे बोर्डवॉक पर बहस कर रहे थे जब उसने गलती से उसे नदी में गिरा दिया, जहां केट का सिर एक चट्टान से टकरा गया जिससे उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि केट रॉब के साथ छिपे हुए रिश्ते को खत्म करना चाहती थी क्योंकि उसे इसका पछतावा था। उसने बेथ को सच बताने का फैसला किया, जिसके कारण रॉब ने उस पर हमला किया। परिणाम स्वरूप केट चट्टानों में गिर गई, जिससे उसके सिर पर चोट आई और फिर वह समुद्र में गिर गई। हालांकि रॉब ने देखा कि वह अभी भी जीवित है, फिर भी उसने उसे पानी में डूबने दिया। वर्तमान में रॉब बेथ से विनती करता है कि वह पुलिस को न बताए क्योंकि मामला बंद हो चुका है। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बेथ पूरे समय कोवाक के साथ कॉल पर थी, जिसने सब कुछ सुना। अब रॉब गुस्से में उससे फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेथ उसे मारती है और अपने बच्चे को पकड़ लेती है। अंत में फिल्म बेथ के बच्चे के साथ घर से भागने के साथ समाप्त होती है क्योंकि पुलिस की गाड़ियां रॉब को गिरफ्तार करने के लिए आती हैं। अधिक अनजिप्स के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।